बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये रात मेरे लिए बहुत भारी साबित हुई थी। बाहर तेज बारिश बरस रही थी और अंदर मेरी आंखें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा इस भरी दुनिया में मुझे यूं तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। इतने बड़े घर में मैं अकेली थी। जरा सा भी खटका होता तो खौफ से कांपने लगी। रात का 1 बजने वाला था, तभी कहीं जाके मेरी आंख लग गई। अचानक ही धमकी आवाज के साथ मैं चौंक कर उठी थी। फिर मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा था। मुझे अंधेरे में 2 हेवले लॉन में चलते फिरते नजर आए थे। इन्हें देख कर मेरा खून खुश्क हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये जरूर कोई चोर डाकू थे जो अकेली लड़की को देखकर इस घर में घुस आए थे। मैं दिल ही दिल में जेरे लब अल्लाह से मदद करने लगी। अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर अंदाज में बजा था। खौफ से पसीने में शराबोर हो चुकी थी। तभी कमरे का लॉक खुला और दरवाजा खुलता चला गया। मैं खौफ के मारे बेहोश होने को थी। आने वाले शख्स को देखकर मैं हैरत ज़दा थी, क्योंकि इस शख्स को मैंने सालों पहले देखा था। अब वो अचानक मेरे कमरे में मौजूद। जिस तरह से मुझे देख रहा था, इसे देखकर अचानक ही मैं अपने होशो हवास खोती चली गई। मेरा नाम सानिया है। मेरी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मेरे बाबा एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मेरी जिंदगी में अम्मी की कोई कमी ना छोड़ी थी। मैं इनकी लाडली बेटी थी और इकलौती भी। वो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए इन्होंने अपनी तालीम बच्चों में बांटने का फैसला किया और इन्होंने अपने घर के बराबर में ही एक स्कूल खोल लिया। अम्मी की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करते थे, इसीलिए अपनी तन्हाई को बांटने के लिए इन्होंने अपना सारा दिल अपने खोले हुए स्कूल में लगाया था। यूं तो वो स्कूल एक क्वालिफाइड और महंगा स्कूल था, लेकिन फिर भी मेरे बाबा स्कूल में ऐसे बच्चों को भी तालीम दे रहे थे जो बिल्कुल गरीब और लावारिस होते थे। इनकी तालीम बिल्कुल मुफ्त होती थी। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ रही थी। अगरचे मैं छोटी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में माँ की कमी थी। इसी वजह से मैं बेहद से ज्यादा हसास हो गई थी। मैं अपने दुखों को अपनी शरारतों में छुपाने लगती थी। इसीलिए रोजाना शरारतें करना मेरा मामूल था। खुदा ने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा था। मेरे बाल सुनहरे, जबकि रंगत इंतहाई गोरी। मेरे स्कूल की लड़कियां मुझे देखकर कहती थी, तुम तो बिल्कुल रपेंजल जैसी लगती हो। मुझे भी रपेंजल बहुत पसंद थी। मैंने इसके बारे में कई कहानियां पढ़ रखी थी और खुद को एक शहजादी ही तस्वर करती थी। यूं तो स्कूल का कोई लड़का या लड़की नहीं थे जो मेरी शरारतों से बचा जाता, लेकिन मेरी कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते थे कि मैं एक प्रिंसिपल की बेटी थी। इसी वजह से सब मुझसे डरते थे। जब मेरे बाबा को मेरी शरारतों की खबर होती तो वो मेरे खूब कान खींचते, लेकिन मुझे इनकी बातों का कोई असर ना होता था। जब भी कोई नया बच्चा स्कूल में आता तो मैं इसे शरारत करना अपना फर्ज समझती थी। अब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी और 11 साल की थी। एक समझदार लड़की थी। बाबा का स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कई टीचर्स ऐसी थी जिनकी मजबूरियों को देखते हुए बाबा ने इन्हें स्कूल में नौकरी दी थी। मेरे बाबा एक हैंडसम और पढ़े लिखे इंसान थे। अम्मी के फौत होने के बाद कितनी ही लड़कियों ने इन्हें शादी करने के लिए ऑफर की थी, लेकिन बाबा ने मेरे खातिर किसी से भी शादी ना की। वो मेरे सर पर कोई सौतेली माँ लाकर नहीं बिठाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे पालने में सर्फ कर दी थी। अभी मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। अचानक ही मेरी क्लास में एक नए बच्चे का दाखिला हुआ। जब इस बच्चे का हमारी क्लास में पहला दिन था तो मैं इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इससे कहने लगी कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हूँ जिसने तुम्हें इस स्कूल में दाखिल किया है, इसीलिए कभी भी मुझसे पंगा नहीं लेना। फिर मैं इसे कहने लगी, तुम्हारा आज का पहला दिन है, इसीलिए मेरा उसूल है कि जो भी मेरी क्लास में नया बच्चा आता है, इसका पहला लंच मैं खाती हूँ। दिखाओ तुम्हारे टिफिन में क्या है। वो खामोश नजरें झुका कर खड़ा था। अजीब दबोसा सा बच्चा था, किसी के सामने कुछ बोलता ही नहीं था। मैंने खुद ही इसका बैग खंगालना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई जब इसके टिफिन से एक सूखी रोटी और चंद चीनी के दाने निकले थे। सारे क्लास के लड़के और लड़कियां इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं भी इनके साथ खूब हंस रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू निकलते हुए इसके गालों को गीला कर रहे थे।
मैं नहीं जानती थी मेरी ये शरारत मुझ पर भारी पड़ने वाली थी। वो लड़का मुझे देख कर रो रहा था। मैंने सबको खामोश रहने का कहा और फिर इससे कहने लगी, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें हरगिज रुलाना नहीं था। लेकिन इस दिन के बाद से वो लड़का, जिसका नाम शुएब था, वो खामोश रहने लगा था। वो क्लास में किसी से भी बात नहीं करता था। शायद वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे बाबा के स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे ही अमीर घराने के थे, क्योंकि ये एक स्कूल बहुत अच्छी सोसाइटी में वाक़या था। इसी स्कूल की बदौलत बाबा ने हमारे छोटे से घर को एक बंगले की शक्ल दे दी थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक साइंसदान बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ने का कोई खास दिलचस्पी या शौक नहीं था। हाँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर मेरा वक्त शरारतें करने में गुजरता था। मैं देखती जब वो लड़का शुएब, जो मेरी हम उम्र था, वो मुझे अक्सर चुपके चुपके देखा करता था। शायद मेरी खूबसूरती से मुतासिर था। मैं अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। क्लास में कितने ही लड़के थे जो मुझसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैं ज्यादातर लड़कों को मुंह नहीं लगाती थी। मेरी सारी दोस्तें सिर्फ लड़कियां ही थी। फिर एक दिन जब ब्रेक टाइम में हम सारी सहेलियां खेल रही थी, अचानक ही मेरी नजर दरख्त के नीचे बैठे शुएब पर पड़ी। वो बिल्कुल तन्हा उदास बैठा था। फिर मैं अपनी दोस्तों को छोड़कर इसके पास गई और इससे कहने लगी कि तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या अभी तक तुमने कोई दोस्त नहीं बनाया? तो वो कहने लगा, मैं किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे अकेला रहना पसंद है। ना जाने मेरे दिल में क्या आया, मैं इससे कहने लगी कि अच्छा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर मैंने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इसने मेरा हाथ झटक दिया और फिर कहने लगा, मैं किसी से भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, और अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। एक शदीद गुस्से की लहर मेरे वजूद में उठी थी। आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने मेरी दोस्ती से इनकार किया हो। इसकी इस हरकत पर मुझे निहायत गुस्सा आया था। फिर दूसरे दिन मैं अपने बाबा के पास गई और इन्हें कहने लगी कि शुएब नामी बच्चे को अब आप स्कूल से निकाल दें। वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा ने इस बात पर मुझे घूर कर देखा। फिर कहने लगे, अब मुझे तुम्हारी पसंद इस स्कूल में बच्चों को दाखिले देना पड़ेगा। खबरदार, जो तुमने कोई ऐसी बात की तो। जानती हो कि वो अपनी माँ के साथ तन्हा रहता है। वो बहुत दूर गांव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने इसे बिल्कुल मुफ्त में दाखिला दिया है। तुमने इसे तंग नहीं करना, बल्कि इसका ख्याल रखना है। मैं सर झटक कर बाबा के पास से उड़ गई थी। फिर हैरत से सोचने लगी कि देखो तो सही, मेरे बाबा के पैसों से ही स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, और नखरे ऐसे हैं जैसे कोई शहजादा हो। मैं हर साल स्कूल में टॉप करती थी। वैसे भी पेपर्स के दिनों में मैं खूब मेहनत किया करती थी। मेरा दिमाग अच्छा था, लेकिन मैं ज्यादातर पढ़ाई में अपना दिमाग इस्तेमाल ना करती थी। इसी वजह से पूरा साल ना पढ़ती, लेकिन जैसे ही पेपर्स आने वाले होते, मैं पढ़ाई शुरू कर दिया करती थी और हर साल टॉप करती थी। फिर जैसे ही इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जगह टॉप करने वाला वही लड़का शुएब था, जिसने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। मैं अपने बाबा से शदीद नाराज हो गई। फिर कहने लगी, आपने मुझे पहली पोजीशन क्यों नहीं दी? इस गरीब लड़के को पूरे स्कूल में पहले नंबर की पोजीशन दे दी। मेरे बाबा मुझे समझाने लगे कि देखो, शोएब पढ़ाई में बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। मैं चाहता हूँ कि वो कोई बड़ा इंसान बने, क्योंकि इसका दिमाग आम बच्चों जैसा नहीं है। फिर मेरे बाबा समझाने लगे कि तुम भी ज़हीन बच्चों के साथ उठा बैठा करो, ताकि तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई में रहे। फिर मैंने धीरे धीरे शोएब के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। वैसे भी अब हम एक साथ पढ़ रहे थे, अपनी मंजिलें तय कर रहे थे। इसी स्कूल में पढ़ते हुए 2 साल हो गए थे। इस सारे अरसे में मेरी और शोएब की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पहले वो हर बात पर गुस्सा किया करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका मिजाज तब्दील होता गया। अब वो पूरे स्कूल में सिर्फ मुझसे ही बात किया करता था। कभी कभी मैं इससे कहती, मुझे तुम्हारे घर जाने का शौक है, मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहती हूँ, लेकिन वो ये बात सुनकर चुप हो जाता। इसने आज तक मुझे ये नहीं कहा था कि चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मैट्रिक तक हम दोनों ने साथ ही तालीम हासिल की थी। मेरे बाबा का स्कूल भी मैट्रिक तक ही था। इसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। फिर एक दिन जब मैं अपनी दोस्तों के साथ इस घर आ रही थी, रास्ते में मैंने चंद लड़कों को लड़ाई करते हुए देखा। जब मैं आगे गई तो हैरान रह गई। वो लड़के बहुत बड़े बड़े थे, जो शुएब को पूरी तरह मार रहे थे। मैं ये समझ ना सकी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वो इसे इतनी बुरी तरह पीट रहे थे। मैंने
ने बामुश्किल इन लड़कों से शोएब को बचाया था। वो जख्मी हो चुका था, इसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने घर भाग गया। मुझे इन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया था जो शोएब को तन्हा समझकर बुरी तरह पीट रहे थे। फिर इसी दिन के बाद से दोबारा स्कूल ना आया। वैसे भी मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे। मैं इस बात पर बहुत परेशान थी कि वो बिना बताए पेपर्स दिए ही स्कूल छोड़ गया था। इस बात का जिक्र जब मैंने बाबा के सामने किया तो वो कहने लगे, हाँ मैंने स्कूल के चौकीदार को शोएब के घर भेजा था, तो वो कह रहा था कि इसके घर पर ताला लगा है, हो सकता है वो दोनों माँ बेटे शहर छोड़कर चले गए। मैं ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। भला अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर कौन जाता है? मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा था। फिर मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में हो गया। अब मैं जमी दिल के साथ पढ़ रही थी। फिर आखिर मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। फिर अपने बाबा के बताए हुए कॉलेज में एडमिशन लेकर दोबारा से अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। अभी मुझे कॉलेज में पढ़ते 1 साल ही हुआ था कि अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। फिर मैं बाबा से कहने लगी कि आप इतना काम करते हैं जब तो आपकी तबीयत खराब रहती है। फिर इन्होंने मेरे कहने पर ही स्कूल को सेल करने का फैसला कर लिया। इनका पूरा स्कूल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। वो रकम इतनी थी कि हम बाप बेटी आराम से बैठकर पूरी जिंदगी खा सकते थे। मुझे सिर्फ इस बात पर हैरत थी कि आज तक बाबा से मिलने कोई रिश्तेदार हमारे घर न आया था। जब ये बात मैं बचपन में अपने बाबा से पूछती तो वो कहते, दरअसल मैंने और तुम्हारी माँ ने पसंद की शादी की थी। हमारा ताल्लुक एक बहुत सख्त कबीले से था। वो पसंद की शादी को नाजायज करार देते थे, इसीलिए इन्होंने हमसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। तुम्हारी माँ के रिश्तेदार भी इनसे मिलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो इनकी नजर में तुम्हारी माँ एक आवारा औरत थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। ये कहानी मैं बहुत दफा बाबा के मुंह से सुन चुकी थी। फिर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया कि पूरी दुनिया में मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी वजह से मैं इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बाबा को किसी की भी कमी इनकी जिंदगी में महसूस ना हो। अब वो बीमार रहने लगे थे। परेशानी इनके चेहरे पर आया होती थी। वो मुझे कहते थे कि मुझे और कोई परेशानी नहीं है, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी करके तुम्हें अपने घर का करना चाहता हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और 17वें साल में थी। मैं तो 18 साल की भी ना हुई थी। शादी की बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा जाती थी। अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में था। फिर वो एक काली अंधेरी रात थी जिस दिन बाबा की तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे इन्हें अस्पताल ले जाने का भी मौका ना मिल सका। इस दिन बाबा सोए हुए तो दोबारा ना उठे और वो इस दुनिया से चुपचाप मुझे तन्हा अकेला छोड़कर चले गए। मेरे इर्द गिर्द बुरा हाल था। बाबा के चंद एक दोस्त आए थे इनकी मौत पर, जो मुझे तसल्ली देकर अपने अपने घर चले गए। बाबा के दोस्तों की बेगमात ने मुझे कहा कि हमारे घर हमारे साथ रहो, लेकिन मैं इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि इस घर में मेरे बाबा की निशानियां हैं। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बिना किसी रिश्ते के किसी के साथ कैसे रह सकती थी? इसीलिए मैंने इस बंगले में ही रहने का फैसला किया था। इस रात भी मैं तन्हा अकेली इस बंगले में मौजूद थी। मुझे हर रात बहुत डर लगता था। मैं रोजाना ही किसी सहारे की तलाश में बैठी होती थी कि कोई आए और मेरे साथ इस बंगले में रहे। इस रात भी मुख्तलिफ आवाजों पर मैंने लॉन में चलते फिरते 2 हेवलों को देखा। शायद वो कोई चोर डाकू थे जो चोरी करने की गर्ज से यहाँ आए थे, लेकिन दरवाजा खोल कर आने वाला वो एक लंबा चौड़ा नौजवान था। इसके नए नक्श मुझे कुछ देखे देखे से लग रहे थे। इसे देखकर अचानक मेरे मुंह से निकला, शोएब तुम? शोएब ही था जिसने मेरे बाबा के स्कूल में तालीम हासिल की थी। इस वक्त वो एक कम उम्र लड़का था, लेकिन अब वो एक लंबा चौड़ा नौजवान लड़के की सूरत में मेरे सामने खड़ा था। मैं कहने लगी कि तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला और तुम चुपचाप स्कूल छोड़कर क्यों चले गए थे? तो वो कहने लगा कि मेरा जाना जरूरी था क्योंकि अब मजीद यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर वो सर झुकाकर कहने लगा कि प्रिंसिपल साहब की मौत का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए अफसोस करने यहाँ पर आया था। इस दिन वो काफी देर तक मुझसे बात करता रहा।
मैं भी अकेली थी, इसीलिए अपना हाल दिल इससे सुनाने लगी। मुझे इस बात पर हैरत थी कि इसकी मौजूदगी से मुझे कोई खौफ महसूस ना हो रहा था। मुझे इससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे एक बार याद कर लेना। मुझे इसका यूं दिलासा देना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरे दिन एक बार फिर से मैं इस घर में अकेली थी। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। इस दिन के बाद से वो मुझसे मिलने ना आया था। फिर एक दिन बाबा के दोस्त गुलजार हुसैन अपने वकील के साथ इस बंगले में आए और मुझसे कहने लगे कि सानिया बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले ये बंगला मुझे सेल कर दिया था, क्योंकि अब अपने हाथों से वो मुझे ये फाइल देकर चले गए। अपनी बीमारी से बहुत तंग थे और इलाज भी इन्होंने मुझसे ही पैसे लेकर करवाया था। इस बंगले के कागजात उन्होंने मुझे दे दिए थे। ये देखो, तुम सबूत देख सकती हो। इन्होंने कागजात मेरे सामने रख दिए थे। मैं हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी और कागजात भी मेरे सामने ही पड़े थे। मेरे प्यारे बाबा ऐसा हरगिज ना कर सकते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इनका इलाज स्कूल के पैसों से हुआ था। जब मैंने ये बात इनसे कही तो वो कहने लगे कि हाँ, ये बात सही है कि स्कूल के पैसों से तुम लोगों का गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर भी बेटा, वो स्कूल भी हमारी पार्टनरशिप की वजह से ही कायम था। इस स्कूल का मालिक अकेला तुम्हारा बाप नहीं था, इसमें मेरा भी हिस्सा था। मैं कम उम्र और मासूम थी, भला ऐसी बातों को कहाँ समझ पाती। इसलिए इनकी बातें सुनकर घबरा गई। मुझे आज तक बाबा ने ये बात नहीं बताई थी कि वो स्कूल पार्टनरशिप की बुनियाद पर चल रहा था। वो मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर कहने लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसी वक्त इस बंगले को खाली करके यहाँ से चली जाओ। जब तक तुम्हारा दिल है तुम रहती रहो, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद मेरे बच्चे लंदन से आने वाले हैं। वो इस बंगले में रिहाइश इख्तियार करेंगे, इसलिए तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो ये कहकर अपने वकील के साथ चले गए। मैं हैरत से बुत बन गई थी। मैं नहीं जानती थी कि बाबा के जाने के बाद मुझे जिंदगी में इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो भी इतनी कम उम्र में। फिर मैं सोचने लगी कि कहीं बाबा के ये दोस्त झूठ बोलकर तो हमारे बंगले पर कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि गुलजार अंकल बाबा के कितने गहरे दोस्त थे। वो अच्छे बुरे वक्त में इनके हमराह खड़े रहते थे। अब मैं बेबस ऐसे घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था कि इसके आगे जाकर मैं ये बताती कि मुझ पर क्या कयामत बीत रही है। पहले तो सिर्फ मेरे बाबा मुझे छोड़ गए थे, अब मेरा रहने का ठिकाना भी छिनने वाला था। इसी रात भी मैं अकेली बैठकर रो रही थी कि अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा बजा था। मैं ये दस्तक सुनकर घबरा गई, फिर बाहर से आने वाली नर्म और मुलायम आवाज पर हैरान रह गई थी। जो बाहर खड़ा शख्स कह रहा था कि घबराओ मत सानिया, मैं शोएब हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। फिर इससे शिकवा भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानते नहीं कि मैं किस कदर परेशानी में गिरफ्तार हूँ। अब मैं इसे बता दिया कि मरने से पहले मेरे बाबा ये घर बेच कर अपने दोस्त गुलजार हुसैन को इसके कागजात देकर चले गए। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं भिखारनों की तरह सड़कों पर मारी मारी फिरूंगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर रहना चाहती हो तो मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे इसकी बात सुनकर खुशी हुई थी। वैसे भी मेरे और इसके दरमियान एक अजीब सा रिश्ता कायम हो गया था। फिर मैं कहने लगी कि ठीक है, कल रात को मैं तुम्हारे साथ ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो मुझे खुद ये घर छोड़ने का कहें, मैं खुद ही चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ। पूरी रात मैं शोएब से बातें करती रही। फिर जैसे ही सुबह का उजाला फैलने को हुआ, वो यहाँ से चला गया। जब वो यहाँ से गया तो मुझे याद आया कि मैं इससे ये पूछना तो भूल गई, तो वो इस घर का कैसे पता चला और इसकी माँ जिंदा है या मर गई। ये बात मैंने इससे पूछ ना सकी थी। फिर दूसरी सुबह चंद लोग आए थे जो इस घर को डेकोरेट कर रहे थे। शायद गुलजार अंकल की फैमिली आने वाली थी। मैं उदासी से ये सब देख रही थी। फिर मैंने सबसे छुपकर धीरे धीरे एक बैग में अपना सारा कीमती सामान रखना शुरू कर दिया। फिर मैं बाबा की अलमारी खंगालना शुरू हुई।
اور ان کی رکھی ہوئی ہر قیمتی چیز اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی۔ تبھی سامنے الماری میں رکھے ہوئے کاغذات پر میری نظر پڑی۔ وہ فائل بالکل ایسی ہی تھی جیسے گلزار انکل نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے وہ سارے کاغذات بھی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ کچھ بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں اکیلی تھی، ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے خاموشی سے جانا ہی یہاں سے بہتر سمجھا تھا۔ پھر دوسری رات میں شعیب کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگی۔ بس یقین تھا کہ وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ پھر جیسے ہی وہ مجھے لینے آیا تھا تو میں اس بنگلے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے شعیب کے ساتھ چل دی۔ وہ آدھی رات کے اس پہر نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ چل چل کر میری ٹانگوں میں درد ہو گیا، لیکن اس کا گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہوا ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ عجیب و غریب سا ماحول تھا، جانوروں کے شور کرنے کی آوازیں بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میں شعیب سے کہنے لگی کہ تم کیسی جگہ پر رہتے ہو، یہاں پر تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں تمہیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے تم ہمارے ساتھ رہو گی تمہیں یہ سب عجیب نہیں لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے جنگل کے بیچوں بیچ واقع ایک کھنڈر میں لے گیا۔ اس کھنڈر میں دو آدم نہ آدم کی ذات، بھلا اس ویران ایسی جگہ پر کون رہتا؟ میں دہشت زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے شعیب سے کہنے لگی کہ یہ تو مجھے کہاں لے کر آئے ہو، تمہارا گھر یہاں پر ہے؟ تو وہ مجھے دھیرے سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اس کھنڈر کے نیچے ایک تہہ خانے ہیں، وہیں پر ہماری دنیا آباد ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ سچ جان کر بھی تم ہمارے ساتھ یہاں پر رہو گی۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا، میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ کیسا سچ؟ وہ کہنے لگا کہ یہی ہماری دنیا ہے، ہم سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں یہاں پر خاموشی سے رہتے ہیں، کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا، میرے اوسان فتح ہو گئے۔ میں 2 قدم ہٹی اور پھر نیچے پڑے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر گری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے وجود کو تھاما، پھر کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم انسانوں سے بہت اچھے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، اسی لیے کئی سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں، تمہارے ہی خاطر کئی سال تک اس اسکول میں ایک انسان بن کر وہاں پر پڑھائی کی، کیونکہ روز میں تمہیں دیکھتا میرا معمول تھا، جس دن میں تمہیں نہ دیکھتا اس دن مجھے چین نہ پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی، میں خوف سے رونے لگی۔ تو وہ کہنے لگا ہماری دنیا تمہاری ہی جیسی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو تم انسانوں کے بس میں نہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ تہہ خانے سے لے جاتا ہوا مجھے نیچے ہی نیچے لے کر جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں نہ جانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، گول گول سیڑھیاں اتر اتر کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری سیڑھیاں پار کرتی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک خوابگاہ میں موجود تھی۔ بڑے بڑے فانوس اور خوبصورت خوابگاہ میں لگے ہوئے میرے چہرے کو چاروں طرف عجیب ہیبت ناک چہرے لیے لڑکیاں کھڑی تھی جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں پر موجود ہوں، میں اپنا سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا، اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ جن زیادہ تھا جو مجھے دھوکے سے یہاں پر لے کر آ گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، یہاں کا ماحول دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ عام انسانوں جیسا نظر آ رہا تھا، لیکن یقیناً وہ بھی ان ساری جن زادیوں جیسا ہی بدصورت اور ہیبت ناک تھا۔ اسے دیکھتے ہی ساری جن زادیاں واپس چلی گئی تھی۔ اب وہ تنہا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تو وہ مجھے کہنے لگا دیکھو غصہ نہ کرو، میں صرف تمہیں محبت میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ یہ سارا پورا قبیلہ ہے جو زمین کی کئی تہہ کے نیچے آباد ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اپنی ماں سے ضد کیا کرتا تھا، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری ضد سے مجبور ہو کر مجھے باہر کی دنیا میں لے گئی جہاں پر انسان آباد تھے۔ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، پھر ہم رات کے وقت ایک اسکول میں چلے گئے۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس پر ہم آرام سے رہ سکتے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹے پوری
دنیا سے چھپ کر وہاں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن رات تو وہاں سکون اور سناٹا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تو ڈھیر سارے بچے اور ان کی شرارتوں سے پورا اسکول بھر جایا کرتا تھا۔ میں پورا دن بڑی دلچسپی سے ان بچوں کو دیکھتا رہتا۔ وہاں رہتے ہوئے اگرچہ کئی سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی میں اپنی دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ ہمارے قبیلے کا سردار روزانہ اپنے جنزادوں کو بھیج کر ہمیں واپس آنے کا کہتا، لیکن میں اپنی ماں سے کہہ دیا کرتا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ میری ہر بات سے مجبور تھی۔ پھر جیسے میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے سنہرے بال، خوبصورت گوری رنگت تمہیں سب سے الگ بناتی تھی۔ تم ہنستی تو ایسا لگتا جیسے پھول مسکرا رہے ہوں۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ تم جب کسی دوسرے انسان سے بات کر رہی ہوتی تو میں بہت جلن محسوس کرتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ پھر میرے دل کا یہ راز میری ماں نے بھی جان لیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم انسانوں کا روپ اختیار کر کے ان کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر تم آرام سے اس لڑکی سے مل سکتے ہو، اسے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو۔ اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ پھر میں اور میری ماں اس درخت کو چھوڑ کر ایک پرانے گھر میں آباد ہو گئے۔ وہاں رہنا ہمارے لیے آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی ہم سب سے چھپ کر بڑے آرام سے وہاں رہ رہے تھے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم انسان تھے، لیکن در حقیقت ہم جنات تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب میں انسان بن کر تمہاری زندگی میں آ سکتا ہوں، لیکن جب پہلے دن تم نے میرا مذاق اڑایا تو میں بہت مایوس ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم ایک مغرور لڑکی ہو، لیکن آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم دل کی بہت اچھی تھی اور میرے ساتھ انتہائی نرمی اور عزت سے پیش آتی تھی۔ میرے دل میں موجود محبت اب عشق کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا۔ اب میں ایک لمبے چوڑے نوجوان جنزادے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ اب انسانوں کی دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ویسے بھی کبھی قبیلے والوں کو ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ پھر میں اس شرط پر واپس چلا گیا کہ میں تمہیں ہر حال میں اپنی دنیا میں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے یقین دلایا کہ تم کچھ بھی ہو جائے تم اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر آنا ہوگا۔ پھر کئی سال گزر گئے، مجھے تم سے ملاقات کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہمارا ایک دوسرے قبیلے والے جنزادوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، اسی وجہ سے ہم سارے جنزاد قبیلے کی حفاظت میں مصروف تھے۔ جب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے اور قبیلے میں امن کا ماحول ہو گیا تو میری ماں مجھے اصرار کرنے لگی کہ اب تم بھی جوان ہو چکے ہو، اس لیے کسی قبیلے کی جنزادی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لو۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں کسی جنزادی کو نہیں بلکہ اسی آدم زادی سے شادی کروں گا۔ میری یہ ضد جب میری ماں نے قبیلے کے سردار کو بتائی تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اسے کوشش کرنے دو، اگر وہ لڑکی یہاں آنے پر راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن اسے ہمارے طریقے سے ہی یہاں پر رہنا ہوگا۔ جب بھی میں تمہاری خبر لینے تمہاری دنیا میں چلا گیا تو مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ تم آج کل بہت برے حالات سے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تمہارے سامنے آیا تو تمہارے چہرے پر چمکتی خوشی میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ تم مجھے پہچان گئی تھی، لیکن میں نے تم پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کتنے سالوں سے تمہارے پیچھے تھا۔ جب تمہیں اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر آیا تبھی میں نے تمہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ میرا یقین کرو، میرا کوئی برا مقصد نہ تھا، میں تمہیں واقعی ہی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جن زیادہ نہایت ہی افسردہ لہجے میں مجھے یہ ساری کہانی سنا رہا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو یہ حقیقت جان کر بہت افسردہ تھا۔ اب میں ان کے قبیلے میں ڈری ڈری سی رہنے لگی، نہ زیادہ کسی سے بات کرتی بلکہ بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ وہ روزانہ میرے پاس کھانا لے کر آتا، میری منتیں کرتا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھو لڑکی، میرا بیٹا وہ تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، میں کافی سالوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ کے سارے جنزادوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب تم بھی میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ میرا اکلوتا بیٹا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ میں نے آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی، اس لیے میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔
अच्छा वो हैबतनाकी जिनजादी मुझे हुक्म देकर चली गई। मैं इसके जाने के बाद रोने लगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब मैं यहाँ से कैसे निकलती? एक दिन मैं बेबसी की हालत में अपने कमरे में पड़ी थी कि एक जिनजादी मेरे पास आई। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो वाकई ही जुल्म हुआ है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? इसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैं उस बात में गर्दन हिला दी। वो कहने लगी, ठीक है, कल पूरे चांद की शब सारे जिनजादे एक खास अमल करने के लिए यहाँ से दूर एक पुराने कब्रिस्तान में जाएंगे। महल में सिर्फ जिनजादियां होंगी, पहरेदार भी इन्हीं के साथ ही कब्रिस्तान चले जाएंगे। मैं मौका देख कर तुम्हें यहाँ से फरार कर दूंगी। इस जिनजादी की इस मेहरबानी पर मैंने इसका शुक्रिया अदा किया था। मैंने तो ये भी ना सोचा कि वो इस कदर मेहरबान क्यों हो रही है। दूसरे दिन मैं तन्हा इस कमरे में बैठी थी, तभी वो जिनजादा मेरे पास आया। मेरा चेहरा देख कर वो कहने लगा, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? देखना, मैं तुम्हारे चेहरे की ये सारी उदासी और दुख चंद दिनों बाद ही गायब कर दूंगा। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं इसकी बात पर सर झुकाकर रह गई। वो ये नहीं जानता था कि मैं यहाँ से फरार होने वाली हूँ, वो भी आज की रात। वो मुझसे काफी देर तक बातें करता रहा, फिर वहां से चला गया। अब मैं अपने कांपते वजूद को संभाले इस जिनजादी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे पास आई थी। वो कुछ घबराई हुई महसूस हो रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। ऐसा ना हो कि बानो तुम्हें यहाँ से फरार होते हुए देख ले। अब वो मुझे अपने पीछे पीछे खुफिया जगह पर ले गई थी। वहां पर एक शीशे की दीवार थी जिस पर एक बड़ा सुराख था। सुराख में से निकलना आसान ना था। फिर जैसे ही मैं सुराख से निकली तो मेरे सामने एक घना जंगल था। मैं नंगे पांव वहां से भाग रही थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो जिनजादे की माँ थी, जो मुझे रुकने का कह रही। वो तेज आवाज चिल्लाती हुई कह रही थी कि रुक जाओ लड़की, भागने का कोई फायदा नहीं। मेरा बेटा तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। मैं इसकी कोई बात ही ना सुन रही थी। मुसलसल भागती भागती रही। भाग भाग कर मेरे पाँव छल्ली हो गए थे, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले मैं सड़क किनारे पहुंच गई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा चप्पल भी मेरे पास ना थी। मैं सड़क किनारे खड़ी बेबसी से किसी का इंतजार करने लगी। अचानक ही एक कार मेरे पास आई हुई थी। इसमें एक मर्द बैठा हुआ था। इसने मेरे बिखरे हुए हुलिये को देख लिया था। फिर कहने लगा कि आपको मदद की जरूरत है, आए मैं मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं शदीद परेशानी और भूख में मुब्तला थी, इसीलिए खामोशी से इसकी कार में बैठ गई। वो बड़े गौर से मेरे हुलिये को देख रहा था। फिर कहने लगा, जाना कहाँ है आपको? इसके सवाल पर मैं चुप हो गई। कैसे बताती कि मेरे तो कोई घर ही नहीं था। एक घर था जो अब दूसरे लोग इस पर कब्जा कर चुके थे। फिर मैं इससे कहने लगी कि मैं लावारिस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मुझे तसल्ली देते हुए वो कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पहनने के लिए कपड़े भी दूंगा। मैं खुश हो गई, सोचने लगी कि ये आदमी बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है। फिर मैं इसके घर चली गई। इसके घर में कोई भी ना था। फिर पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इसने मुझे खाना दिया, साथ ही एक सूट देकर कहने लगा कि ये लो, जल्दी से नहाकर ये सूट पहन लो। खाना खाकर मेरा पेट भर चुका था। फिर मैंने नहा कर वो कपड़े पहने और एक खाली कमरे में चली गई। वहां पर बेड बिछा हुआ था। पूरी रात भाग भाग कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। मैं थक चुकी थी, इसीलिए जैसे ही लेटी तो गहरी नींद में चली गई। अचानक ही नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे को छुआ हो। ना जाने कौन था जो बार बार मेरे चेहरे को हाथ लगा रहा था। किसी ने मेरे चेहरे से बाल पीछे किए थे। मैं गुनूदगी की कैफियत में थी। तभी मैंने आंखें खोल कर देखा, वो आदमी मेरे ऊपर झुका, ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। मैंने एक जोरदार धक्का दिया था, फिर सिमट कर बेड पर बैठ गई। वो बड़ी खबासत से हंसा, फिर कहने लगा, तुम्हें मैंने मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, आखिर कुछ तो फायदा हासिल करूंगा। अब वो गंदे इरादे लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं सोचने लगी कि आज मेरी इज्जत को कोई भी नहीं बचा सकता। मैं इसे धक्का देकर बाहर भागने लगी थी, लेकिन इसने मुझे दोनों बाजुओं से दबोच लिया।
मैं बेबसी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके हाथ थे कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक ही कमरे में जैसे जलजला आया, किसी के तेज कदमों की धमक सुनाई दी। धाड़ की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला था। मैंने देखा वो जिनजादा इस आदमी के पीछे ही खड़ा था। इसने इसके दोनों हाथों को और पैरों को बांध कर कुर्सी के साथ बिठा दिया था। इसके मुंह में कपड़ा ऐसे ठूसा कि ये सांस भी ना ले सका। इस जिनजादे की हैबतनाकी देख कर वैसे ही वो आदमी खौफ से कांप रहा था। फिर इसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। अब मैं इसके साथ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, तुमने देख ही लिया होगा कि बाहर इंसान नुमा भेड़िए तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आंच भी नहीं आने दूंगा। वो जिनजादी ने तुम्हें मेरे वहां से भगाया था। वो बचपन से ही मुझ पर आशिक है, मेरी बीवी बनना चाहती है, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से उससे शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहने को भी तैयार हूँ। इसकी इस बात पर मैं चौंक गई थी। ये बात तुम्हें अच्छी तरह जानती थी कि वो मेरे साथ बहुत मेहरबान था। इसने जिस तरह आज इस आदमी से कहा और इसके साथ किया, मालूम हो गया था कि वो किस कदर जालिम और ताकतवर था, लेकिन इसके दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वो मेरे साथ इतनी मेहरबानी से पेश आया करता था। अगर वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहने को तैयार था तो मुझे इसके साथ पर कोई एतराज भी ना था। फिर मैं इससे कहने लगी कि मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारे साथ इस जिंदगी में कैसे गुजारूंगी। वो कहने लगा कि हम तुम्हारे बंगले में ही बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं इससे कहने लगी कि वो घर अब मेरा नहीं है, तो वो मेरे बाबा के दोस्त खरीद चुके हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इस आदमी ने भी तुमसे धोखा किया, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने वो घर कभी नहीं बेचा था, बल्कि इसने झूठे कागजात बनाकर वो घर तुमसे छीन लिया है। पहले तो मुझे इस बात पर शक था, लेकिन जिनजादे के मुंह से ये बात सुनकर अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। फिर मैं गुस्से से इससे कहने लगी, मुझे हर हाल में अपना घर वापस चाहिए। अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जिनजादा बड़ी आस भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिलवाने में मदद करूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मुझे कोई शक नहीं रहा था कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने इस बात में सर हिलाकर इससे वादा कर लिया। फिर दूसरे दिन मैं इसके साथ इसके कबीले में चली गई। अब मैं अपनी मर्जी से इसके साथ रिश्ता कायम करना चाहती थी, इसीलिए मेरे चेहरे पर एक खुशी थी। मैंने सफेद रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। जिनजादे की माँ ने मुझे देखा तो खुश होकर कहने लगी, बिलाखिर तुम मेरे बेटे की मोहब्बत को पहचान गई। मैंने इसकी बात पर शर्मा गई। फिर मेरी नजर इसी जिनजादी पर पड़ी, जो बड़ी बुरी नफरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। यकीनन इसने साजिश करके मुझे यहाँ से भगाया था, लेकिन जिनजादे की माँ ने मुझे भागते हुए देख लिया था। फिर हम दोनों हमेशा के लिए इनके कबीला छोड़कर वापस अपने बंगले पर आ गए। वो जिनजादा मेरे अलावा किसी को नजर उठाकर देखता भी नहीं था। इसके साथ नहीं मुझे ताकत और हिम्मत दे दी थी। जैसे ही मैं अपने बंगले पर पहुंची, मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। यकीनन सारे गुलजार अंकल के रिश्तेदार थे। गुलजार अंकल ने मुझे देख कर कहा कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम हमारे साथ रह सकती हो, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं। तो मैं दबंग अंदाज में गुलजार अंकल से कहने लगी कि मैं हमेशा के लिए अपने घर वापस आ गई हूँ। ये मेरा घर है जो मेरे बाबा के नाम पर है। आपने मुझसे झूठ कहा था कि बाबा ने आपको ये घर बेच दिया है। आपने झूठे इरादा बनाकर मुझे यहाँ से निकाला था। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। वो मेरी धमकी सुनकर हैरान रह गए। फिर मैंने मजीद इनसे कहा कि इस बंगले के असल कागजात मैंने एक भरोसे वाले इंसान के पास रखवाए हुए हैं। अगर आपने 2 दिन के अंदर ये बंगला खाली नहीं किया तो मैं अभी और इसी वक्त पुलिस में कंप्लेन करके आपके ऊपर केस करूंगी। वो बड़े हैरत ज़दा हो गए और फिर कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना।
मेरी जिंदगी की भर की इज्जत मिट्टी में रुल जाएगी। फिर दूसरे ही दिन इन्होंने मेरी धमकियों से डरकर वो बंगला खाली कर दिया था। अब मैं यहाँ तन्हा रहती थी, लेकिन मेरे साथ कोई था जो मेरी तन्हाइयों का साथी था। मैंने इस जिनजादे से वादा कर लिया था कि मैं अब जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। मैंने अपनी हिफाजत के लिए एक चौकीदार और एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया था। दिन भर मैं अकेली होती, लेकिन जैसे ही रात होती वो जिनजादा मेरे ख्वाबगाह में आ जाता। फिर मैं और वो दुनिया जहान की बातें करते। कभी मैं इसके साथ इसके कबीले में चली जाती और वहां का माहौल देखकर अपना दिल बहला लेती। फिर कई साल बीत गए। मेरी मुलाजमा कहती कि बेगम साहिबा, आप शादी कर लें, आखिर आपने शादी क्यों नहीं की। अब मैं इसे क्या बताती कि मैंने किसी के साथ वादा किया हुआ है जिंदगी भर इसी का बन के रहने का। एक लावारिस और तन्हा लड़के की हिफाजत जिनजादे से बढ़कर कौन कर सकता था। मुझे इस पर यकीन था, इसने मेरा भरोसा आज तक ना तोड़ा था। वो हर जगह मेरा साथ देने के लिए पहुंच जाया करता था। कितने ही लोगों ने मेरी दौलत देखकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इनकी नीयत अच्छी तरह पहचान जाती थी। लोगों के रवैयों से मुझे डर लगता था। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी, मेरे बाबा की उम्र का एक आदमी, आधी रात मेरे बंगले पर आया। वो मुझसे मेरे बाबा का नाम पूछ रहा था। जब मैंने इन्हें बताया कि वो इंतकाल कर गए, तो वो दोनों ये सुनकर रोने लगे। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारे चाचा हैं। आज मुझे इन्हें देखकर कोई खुशी महसूस ना हुई थी। मैं सोचने लगी कि काश मेरे बाबा की जिंदगी में ही इन लोगों से मुलाकात करने आ जाते, तो वो इतनी हसरत लिए इस दुनिया से ना जाते। वो मुसलसल मुझे अपने साथ ले जाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जिनजादा अपनी दुनिया से सारे ताल्लुक तोड़कर मेरे साथ इस बंगले में रह रहा था। मैं रात को तैयार होती और लॉन में टहलती। गुलाब के फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई होती थी। ऐसे में वो जिनजादा मेरे साथ होता था, जो सिर्फ मुझे दिखाई देता था। एक दिन मैंने देखा कि मुलाजमा आंखें फाड़ कर मुझे देख रही थी कि बेगम साहिबा रात के इस पहर लॉन में क्या कर रही हैं। मुझे इसके खौफ को देखकर हंसी आई थी। वो जिनजाद मुझसे मेरी हंसी का सबब पूछने लगा, लेकिन मैंने इसे टाल दिया था। हम सरगोशियों में दुनिया जहान की बातें करने लगे। बज़ाहिर हमें देखने वाला कोई भी ना था, लेकिन मैं उसे देख सकती थी और हम एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया देखते थे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।